जिसके कारण मेरे पास नेगेटिव मार्किंग बहुत खतरनाक तरीके से बच जाएगी। अप्रोक्सीमेटली 0 नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी। कुछ भी नहीं पढ़ा, ये कर लो, आराम से आपके पूरे पेपर में अप्रोक्सीमेटली 10 क्वेश्चंस सॉल्व हो जाएंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वीडियो। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 4 इंपॉर्टेंट चीजें रेलिवेंट फ्रॉम जेईई मेंस पॉइंट ऑफ व्यू, जो अभी हमारे पास आने वाला है कुछ ही दिनों में। पेपर सॉल्विंग स्ट्रैटेजी, लास्ट मोमेंट टॉपिक्स, टेस्ट्स एंड मोटिवेशन फॉर ऑल द एस्पिरेंट जो इस बार देने वाले हैं। तो सीक्वेंशियली डील करेंगे। एक इंपॉर्टेंट चीज मैं बताना चाहता हूं, जो पेपर सॉल्विंग स्ट्रैटेजी है वो मैंने एक पहली वीडियो में भी डिस्कस करके रखे, जो मैंने 1 साल पहले बनाए थे, देख सकते हो आपकी स्क्रीन के ऊपर, 1 ईयर अगो, कोटास पेपर सॉल्विंग स्ट्रैटेजी, अल्फा बीटा गामा स्ट्रैटेजी जैसे इसको मैं बुलाता हूं। तो अब इसी को मैं यहाँ पे डिस्कस करना चाहता हूं। डिस्कस कीजिए, देखो समझना बिल्कुल लॉजिकली मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं। आपको जब भी पेपर सॉल्व करना है, एक पेपर को सब्जेक्ट की तरह मत मानिए, एक सब्जेक्ट की तरह मत मानो। लाइक फॉर एग्जांपल कुछ लोग क्या करेंगे कि केमिस्ट्री से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद फॉर एग्जांपल मैथमेटिक्स पूरा सॉल्व करेंगे और उसके बाद फिर फिजिक्स सॉल्व करेंगे। मतलब वो क्या करते हैं कि केमिस्ट्री पहले पूरा सॉल्व करेंगे, उसके बाद फिर मैथमेटिक्स पूरा सॉल्व करेंगे, उसके बाद फिर फिजिक्स पूरा सॉल्व करेंगे। बट मैं क्या रिकमेंड कर रहा हूं, लिसन टू माई रिकमेंडेशन, कंसीडर अ पेपर नॉट एज सब्जेक्ट्स बट अ होल पेपर एज अ सिंगल सब्जेक्ट। लाइक फॉर एग्जाम्पल मैंने केमिस्ट्री स्टार्ट किया, जितना हुआ फिर मैं मैथ्स पे बढ़ गया, फिर मैथ्स होने के बाद मैं फिजिक्स पे बढ़ गया, फिजिक्स होने के बाद मैं वापस केमिस्ट्री पे आया एंड इस साइकिल को कंटिन्यू रखा। एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप दी थी मेरे फिजिक्स वाले टीचर ने। यहां पे होता क्या है कि आपका प्रेशर बहुत जल्दी रिलीज होता है। अगर फॉर एग्जांपल मैं बताना चाहता हूं, जैसे अगर आप इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करो जो जनरली लोग फॉलो करते हैं, जो मैं यहाँ पे स्ट्रैटेजी यहाँ पे लिखी है, इस स्ट्रैटेजी में दिक्कत क्या है कि आप सबसे पहले सबसे आसान क्वेश्चन कर लेते हो उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के, उसके बाद जो बचे कुचे क्वेश्चंस होते हैं वो प्रैक्टिकली डिफिकल्ट होते हैं विद रिस्पेक्ट टू द क्वेश्चंस व्हिच यू हैव ऑलरेडी सॉल्व्ड। तो आप बस एक ही सब्जेक्ट में अटके रहते हो, जिसके कारण आपकी उतनी एफिशिएंसी नहीं आ पाती है। बट इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करने से क्या होगा, CMP एज अ होल पेपर, एज अ होल सब्जेक्ट, अ सिंगल सब्जेक्ट, कि यहां पे इजीएस्ट कर लिए, फिर यहां पे इजीएस्ट कर लिए, फिर यहां पे इजीएस्ट कर लिए, उसके बाद फिर मैं वापस आया, फिर उसके बाद डिफिकल्ट या मीडियोकर क्वेश्चंस एंड एंड वाले रिवीजन में अपन करेंगे डिफिकल्ट क्वेश्चंस। देखो जैसे पेपर हमें मिलता है जब हम ऑनलाइन देने जाते हैं, तो वहां पे हर सब्जेक्ट में कुछ ना कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो हमको बिल्कुल नहीं आते। फॉर एग्जांपल मैंने कोई भी चैप्टर पढ़ा नहीं, लेट मी से मैंने वेव्स नहीं पढ़ा है एंड वेव्स क्वेश्चन नंबर लेट मी से 27 है, तो 27 मुझे बिल्कुल भी नहीं आता। मैं उसके ऊपर कोई एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकता एग्जामिनेशन हॉल में कि वो मेरे से क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। तो उस क्वेश्चन नंबर 27 को हम बोलते हैं गामा क्वेश्चंस। गामा क्वेश्चन मतलब क्या कि उसको मैं कुछ भी करके एग्जामिनेशन हॉल में सॉल्व नहीं कर पाऊंगा। अल्फा मतलब क्या कि जो सबसे इजीएस्ट क्वेश्चंस होते हैं, बीटा मतलब क्या जो स्लाइटली डिफिकल्ट होते हैं, थोड़े लंबे होते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के क्वेश्चंस थोड़े लंबे क्वेश्चंस होते हैं, बट मुझे ये पता है कि अगर मैं थोड़ा सा टाइम दूंगा तो मैं आराम से सॉल्व कर लूंगा, तो वो होते हैं बीटा क्वेश्चंस। गामा क्वेश्चन से हमें बच के रहना है, इन्हीं के कारण हमारे पास नेगेटिव मार्किंग होती है। तो हमने शुरू में ही देख लिया कि फिजिक्स में क्वेश्चन नंबर 27 मुझे नहीं आता फर्स्ट रीडिंग के दौरान, तो मैंने अपने पेपर के ऊपर लिख लिया जो रफ पैड प्रोवाइडेड है, क्वेश्चन नंबर 27 क्रॉस। बिल्कुल भी अप्रोच नहीं करना है। तो जब मैं सेकंड रीडिंग कर रहा हूंगा उस पेपर की, जब मैं वापस आके आ रहा हूंगा, तब मैं इस क्वेश्चन को देखूंगा भी नहीं, तो मेरा मन भी नहीं करेगा उस क्वेश्चन को करने का। सेम चीज फॉर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, मैंने पी ब्लॉक नहीं पढ़ा, क्योंकि एक्सपेरिमेंट तो कर नहीं पाऊंगा एग्जामिनेशन हॉल में, तो मैंने उसको गामा स्ट्रैटेजी में डाल दिया। लाइक फॉर एग्जांपल मैंने लिख के रख लिया 5, 27, 29 एंड 40। तो इन क्वेश्चंस को मैं देखूंगा ही नहीं पूरे एग्जाम में, जिसके कारण मेरे पास नेगेटिव मार्किंग बहुत खतरनाक तरीके से बच जाएगी। अप्रोक्सीमेटली 0 नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी। अब सेकंड पॉइंट पे बढ़ते हैं, तो हुई पेपर सॉल्विंग स्ट्रैटेजी। सेकंड पॉइंट ये है कि लास्ट मोमेंट टॉपिक्स हमें कौन कौन से पढ़ने हैं। लास्ट मोमेंट टॉपिक से मतलब क्या है कि फॉर एग्जांपल अगर मेरा कोई भी सब्जेक्ट एक वीक सब्जेक्ट है, लेट मी से फिजिक्स वीक सब्जेक्ट है, तो फिजिक्स में मैंने क्या पढ़ लिया, EM वेव्स पढ़ लिया, लास्ट मोमेंट टॉपिक की बात हो रही है। साथ में सेमीकंडक्टर्स पढ़ लिया, सेमीकंडक्टर्स ऑब्वियसली लास्ट मोमेंट पे नहीं हो पाएगा, बट स्टिल अगर हो सके तो एक बार उसकी बेसिक रीडिंग एटलीस्ट मान लेना। केमिस्ट्री में ऐसे टॉपिक्स कौन कौन से, बायोमोलिक्यूल्स, अगर नहीं पढ़ा है तो पढ़ लेना, अगर पहले पढ़ के रखा तो और अच्छी बात है। साथ में वी कैन हैव पॉलीमर्स, साथ में एनवायरमेंटल केमिस्ट्री एंड केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। ये जो चैप्टर्स होते हैं वो याद करने वाले होते हैं,
तो इनको इसमें कोई ज्यादा लॉजिक यूज हो नहीं रहा होता है। बायोमोलिक्यूल्स में स्टिल अमीनो एसिड्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स में लॉजिक है, बट बाकी में ज्यादा लॉजिक एग्जिस्ट नहीं करता है। तो आपने पहले पढ़ा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पढ़ा है तो पक्का पढ़ लेना। मैथमेटिक्स में हमारे पास आता है मैथमेटिकल रीजनिंग प्लस स्टैटिस्टिक्स एंड साथ में जो हमारे पास टॉपिक है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी अगर एनसीईआरटी से भी कर लोगे आराम से सॉल्व हो जाएगा। जिस साल मैंने एग्जाम दिया था मैंने बस एनसीईआरटी लेवल पढ़ा था, प्रोबेबिलिटी सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मेंस के, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट मेंस के, आराम से हो जाते हैं। ये 3 टॉपिक्स ऐसे रहेंगे, साथ में हाइट्स एंड डिस्टेंसेस 10th वाला जो होता है वो आपके लिए रेलिवेंट रहेगा फॉर मेंस। तो जो मेंस रेलिवेंट टॉपिक है, जिनकी मेंस में आने की 100% प्रोबेबिलिटी है, उनको तो हमें करना ही है, बिकॉज वो एडवांस में नहीं आते हैं। जो मेन रेलिवेंट होते हैं उनको मेंस के लिए करके ही जाना है, चाहे कुछ भी हो जाए। आपने कुछ भी नहीं पढ़ा, ये कर लो, आराम से आगे पूरे पेपर में अप्रोक्सीमेटली 10 क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट बात आती है टेस्ट। इस टाइम पे कितने टेस्ट देने हैं? अब कोई टेस्ट नहीं देना है। अगर टेस्ट में आपके कम मार्क्स आएंगे तो आपको डीमोटिवेशन फेस होगा। हमें इस टाइम पे मोटिवेटेड रहना है, बिकॉज दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर दिस मोमेंट। तो कोई टेस्ट नहीं देना है। अगर आपके टेस्ट में अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, अगर आपको लग रहा है कि मैं कॉन्फिडेंस मेंटेन रख सकता हूं, तो टेस्ट के रूप में आप 2019 एंड 2020 वाले असली जेईई मेन पेपर्स को कर सकते हो। और कोई सोर्स फॉलो नहीं करना टेस्ट के लिए, बस इतना सा सोर्स फॉलो करना अगर आप करना भी चाहते हो। बट माय रिकमेंडेशन इज इस टाइम पे जितना पुराना पढ़ चुके हो उसको स्ट्रेंथन अप कीजिए इंस्टेड ऑफ गिविंग द टेस्ट। एंड लास्ट पॉइंट जो मेरे पास बन के आता है मोटिवेशन के लिए। मोटिवेशन स्पेसिफिकली देखो, सबसे पहले मैं क्लास 12th वाले बच्चों के लिए अगर बात करूं तो बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि हम ड्रॉप लेंगे, बट ड्रॉप लेने का अभी नहीं सोचना है। ड्रॉप कब लेना है? जब आपका 4th अटेम्प्ट भी खराब हो जाए। अभी तक ड्रॉप नहीं लेना, अभी तक लड़ो, जितना देना है दो, 100% दो यार। क्यों बैकआउट क्यों कर रहे हो? तो कुछ एग्जामिनेशन है। 4th अटेम्प्ट में अगर स्टिल आपके 200 से कम आ रहे हैं तब आप ड्रॉप लेने का सोच सकते हो। अदरवाइज वर्स्ट केस सिनेरियो इज लेस देन 180, उससे कम आ रहा हो तब आप ड्रॉप लेने का सोच सकते हो। उससे ज्यादा आ रहे हैं तो ड्रॉप लेने का मत सोचिए, फिर आपको आगे जाके कॉलेज जाने का ही सोचना है और पर्टिकुलरली एडवांस के ऊपर फोकस करना है, बिकॉज 200 मार्क्स मतलब आपके अच्छे मार्क्स आ गए हैं मेंस में। उसके बाद जो लास्ट पॉइंट यहाँ पे बन के आता है, जो मेरे जो गोल्डन टिप मैं बताना चाहता हूं यहाँ पे, जो मेरे पर्टिकुलरली वर्कआउट की थी, ऑनेस्टली बताऊं, अगर आप किसी चीज का हवा बना के रखोगे, किसी चीज को एग्जैजरेट करोगे, तो उसका प्रेशर आपको फील होता रहता है। तो मैंने क्या सोचा, बस एक एग्जामिनेशन की तरह इसको लेके जाओ दिमाग में, ठीक है। बहुत कॉमन टिप है ये, बहुत इसको कोई भी एग्जीक्यूट नहीं करता अच्छी तरह। बिल्कुल चिल होके जाओ। लाइक फॉर एग्जांपल जो लास्ट डे था, लेट मी से एक्स डे को मेरा एग्जाम है, तो x-1 डे को मैं बस कॉमेडी शोज देख रहा था। लाइक उस टाइम पे टीवी लगाया था मैंने होटल में, एंड बस लेट मी से तारक मेहता, शायद कपिल शर्मा देख रहा था मैं, टू बी मोर एग्जैक्ट। तो बस कॉमेडी शोज देखते रहिए जो भी टीवी पे आ रहा है, तो थोड़ा चिल रहिए, बिकॉज सिलेबस तो अप्रोक्सीमेटली हर कोई करके आता है, बट जो डिफरेंशिएट करता है उस दिन वो आपकी इंटेलिजेंस नहीं होती है सेम लेवल पे। द डिफरेंशिएटिंग फैक्टर इज योर मेंटल हेल्थ। तो अगर आप बिल्कुल प्रेशर फ्री रहो, एक एग्जाम को एग्जामिनेशन की तरह दो, तब वो ज्यादा अच्छा होगा इंस्टेड ऑफ टेकिंग द एग्जामिनेशन एज एन एडेड प्रेशर। बिकॉज आप फ्यूचर में कोई भी एग्जाम दोगे तो ये प्रेशर हमेशा आपको फील होगा। ये नहीं करना है, एग्जामिनेशन को एग्जामिनेशन की तरह लीजिए, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विश दैट एवरीवन सक्सीड्स इन द जेईई मेन 2021 एग्जामिनेशन, ताकि एडवांस को हम और अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। जय हिंद। मेक श्योर टू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, बिकॉज आप सभी के लिए मैं क्विक रिवीजन वीडियो लाने वाला हूं वेरी जल्द, बहुत जल्दी, मे बी अप्रोक्सीमेटली 21 तक या 22 तक वो वीडियो आ जाएगी, जहां पे मैं पूरा ऑर्गेनिक के नेम रिएक्शंस आपको रिवाइज करवा दूंगा। एंड उस वीडियो से अप्रोक्सीमेटली 3 से 4 क्वेश्चंस आपको आराम से मिल जाएंगे जेईई मेंस फेवरेट अटेम्प्ट में, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।